हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप हर तरह के कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ सीखेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स नीट के एग्जाम्स के लिए, जेई के एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इवन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो सब यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स कूलम्स लॉ से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। और ये एक फंडामेंटल लेक्चर है, इसकी प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग से लेके बेसिक लेवल से लेके हम हाई लेवल तक इसमें जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रही है वो है अबाउट चार्जिंग। ठीक है, देखिए, 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स A, B and C have charges 3 coulomb, 2 coulomb and -6 coulomb respectively. So we have 3 spheres like this, A, B and C. It has charge 3 coulomb, 2 coulomb and -6 coulomb. Sphere A is put in contact with B and then disconnected after some time. Sphere C is then connected with A and then disconnected. We have to calculate the total number of electrons present on sphere A. ठीक है, तो पहले चार्ज निकलेगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने स्फीयर A को B के साथ कांटेक्ट में किया, तो ये मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो चार्ज के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे चार्जेस फ्लो करेंगे। चार्जेस फ्लो करने के कारण जो फाइनल चार्जेस आते हैं वो इस फॉर्मूले से आते हैं। दोनों पे जो फाइनल चार्ज होगा A पे और B पे बराबर होगा, और वो होगा टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। दोनों चार्जेस को ऐड कर देंगे, 3 कूलम प्लस 2 कूलम डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज कनेक्टेड 2। तो आंसर विल बी 5/2 कूलम। मतलब अब A पे चार्ज 5/2 कूलम है, B पे भी चार्ज 5/2 कूलम है। ठीक है, अब हम बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा स्टेप वो है कि उसके बाद ना इसको डिस्कनेक्ट भी कर दिया, तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब चार्जेस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, जो हमारा नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। सेकेंड स्टेज ये बनेगी, A पे चार्ज है 5/2 कूलम, B पे भी चार्ज है 5/2 कूलम, और C पे तो अभी उतना ही है जितना पहले था, -6 कूलम। ठीक है, ये C पे चार्ज है, बॉडी C पे -6 कूलम। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू कनेक्ट द स्फीयर A एंड C। तो A और C को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का चार्ज आपस में ऐड होगा, तो फाइनल चार्ज ऑन A इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन C एंड दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम 5/2 -6 कूलम डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज कनेक्टेड। तो 2 बॉडीज कनेक्ट करिए हमने अभी फिर से, ये हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम -12 यहाँ आएगा, -12 5 डिवाइड बाय 4 कूलम। ये 2 का फैक्टर नीचे चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -7/4 कूलम। तो फाइनल चार्ज ऑन A एंड फाइनल चार्ज ऑन C इज नाउ -7/4 कूलम। ठीक है, अब आपको चार्ज पता लग गया A पे कितना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू Ne लगेगा, Q -7/4 कूलम। N आपको फाइंड करना है, एंड चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्मॉल ई पुट करेंगे, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। बस हो गया, इसको आप सॉल्व कर लें, माइनस से माइनस कटेगा, ये वाला फैक्टर नीचे चला जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दैट विल बी द आंसर। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कैलकुलेशंस करके पोस्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम इसको प्रॉब्लम नंबर 1 दे देते हैं। अगर आप आंसर करेंगे तो प्रॉब्लम 1 का ये आंसर है जो यहाँ से n की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। क्वेश्चन है कि जो रबड़ यूज होता है एयरक्राफ्ट्स के टायर बनाने में, वो कंडक्टिंग क्यों होता है, स्लाइटली कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए। अब अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करिए। हमने पढ़ा था कि जब 2 चीज़ें आपस में इस तरह से रब करी जाती हैं तो वो चार्ज हो जाती हैं। जैसे एक बैलून को आप फर के साथ या अपनी स्वेटर के साथ रब करेंगे तो दोनों चीज़ें चार्ज हो जाएंगी। अब एयरक्राफ्ट जो है उसके टायर्स, जब एयरक्राफ्ट रनिंग में होता है तो उसके जो टायर्स हैं वो ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन, रबिंग उनकी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट है उसके टायर्स पे बहुत सारा चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है।
अब वो सारा चार्ज टायर से होता हुआ एयरक्राफ्ट की बॉडी पे जा सकता है, अगर उसको कोई टच करेगा उसको शॉक लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है वो चार्ज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो चार्ज ना हो, इसलिए क्या किया जाता है कि वो जो टायर्स होते हैं ना एयरक्राफ्ट के, वो कंडक्टिंग बनाए जाते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन से वो एयरक्राफ्ट के टायर्स चार्ज होते रहते हैं, वैसे वैसे ही क्या होता है कि कंडक्शन के थ्रू वो सारा चार्ज ग्राउंड में फ्लो होता रहता है। ऐसी एक और भी एग्जांपल है, जो ट्रक्स होते हैं ना, ट्रक्स के पीछे एक चेन लटका दी जाती है, वो चेन भी यही काम करती है कि वो जो टायर है जब ग्राउंड के साथ रबिंग होती है, ट्रक का टायर वो चार्ज होता है, चेन उस चार्ज को वापस ग्राउंड में भेज देती है बाय कंडक्शन प्रोसेस। तो जब भी एयरक्राफ्ट या कोई हैवी व्हीकल ग्राउंड में काफी हाई स्पीड पे चलता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी होती है और चार्जिंग बाय कंडक्शन, वहां कंडक्शन प्रोसेस भी हो रही है, बेसिकली कंडक्शन से यहाँ डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उनके जो टायर्स हैं, दिस इज ए टायर, इसको याद रखेंगे, दे आर स्लाइटली कंडक्टिंग। तो इस तरह के ना क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव टाइप बन के आ सकते हैं, कुछ रीजन असर्शन रीजन हो सकते हैं, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि आप स्केल को अगर अपने हेयर से रब करोगे तो आप उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठा सकते हो, उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रल होते हैं कागज के टुकड़े, तो जो अगर मेरे पास छोटे छोटे यहाँ पे पेपर के पीसेस पड़े हैं, लेट अस सपोज दे आर न्यूट्रल, है ना, वो न्यूट्रल होते हैं। और आपके पास एक स्केल है या हेयर कॉम्ब है, उसको आपने चार्ज कर लिया, मान ले इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको हमने कैसे चार्ज किया? रबिंग कही हमने इसकी, रबिंग विद सम मटेरियल लाइक योर हेयर, तो उसके बाद यहाँ पे चार्ज आ गया। अब ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल है, तो क्या चार्ज बॉडी न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकती है? दिस इज द क्वेश्चन। यस, इट कैन अट्रैक्ट। कैसे करती है वो हमें यहाँ पे समझना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो आपको पता ही है ना कि स्केल को आप लेके जाओ कागज के टुकड़ों के पास, वो अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों करता है वो हमें सीखना है। तो जैसे ही आप इस स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लेके जाओगे लाइक दिस, तो कागज के टुकड़े के साथ क्या होगा, एक साइड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, जो एंड उस रोड के पास है। यहाँ इंडक्शन प्रोसेस हो रही है, इंडक्शन के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। एक साइड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा और उसके ऑपोजिट साइड पे बच्चे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, कुछ अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना ये नेगेटिव है उतना पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बट रोड के बराबर नहीं। चलिए, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अब अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द रोड, क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी तो ये अट्रैक्ट होगा, बट ये पॉजिटिव रिपेल होगा। बट पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर है और हमें पता है कि जो कूलम्स लॉ है दैट इज कूलम्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब ये वाली जो रिपल्सिव फोर्स है F2 और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स F1 है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल फोर्सेस। F2 फोर्स विल बी लेस देन F1 फोर्स, ठीक है। जो थोड़ा सा दूर है चार्ज उसकी फोर्स कम होगी, जो पास है दूसरे चार्ज के उसकी फोर्स ज्यादा होगी। तो यहाँ F2 फोर्स छोटी है, F1 फोर्स बड़ी है। इसका मतलब जो नेट फोर्स लगेगी इस कागज के टुकड़े पे वो टुवर्ड्स द चार्ज्ड बॉडी, चार्ज रोड, उसके अलॉन्ग लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से वो न्यूट्रल पीसेस भी जो हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, फिजिक्स जो है ना, जितना तुम अंडरस्टैंड करोगे, डीपली समझोगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा और पढ़ने का दिल करेगा। सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स है। आपको भी मैं चाहता हूं कि मैं वैसा इंटरेस्ट क्रिएट कर पाऊं। लेट अस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है जस्ट आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि इफ वी रब ए ग्लास रोड विद सिल्क इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ग्लास रोड को हमने सिल्क के साथ रब कर दिया, सिल्क यहाँ पे है सिल्क का टुकड़ा, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, अब चारों रीजन में से सही वाला रीजन बता दीजिए फटाफट, क्या है आपको पता है? आप देखिए, अपने मन में सोचिए और देखिए वही जो है ऑप्शन वो सही होता है कि नहीं। तो ऑप्शंस हैं कि इस रोड को हमने प्रोटॉन्स दे दिए तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। दूसरा ऑप्शन है कि प्रोटॉन्स यहाँ से निकाल लिए हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हैं। चौथा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल लिए। अब प्रोटॉन्स की बात करते हैं। देखो, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा सा होता है, एटम बड़ा होता है। न्यूक्लियस का साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, और एटम का साइज मतलब जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये पूरा एटम बन गया, इसका साइज होता है
10⁻⁻10 मीटर, तो 1 लाख टाइम्स का डिफरेंस है। और न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, तो रबिंग कर लो, चाहे तुम इंडक्शन कर लो, चाहे कंडक्शन कर लो, प्रोटॉन्स को ना तो निकाल सकते हो ना प्रोटॉन्स दे सकते हो। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट हम प्रोटॉन्स को यहाँ पे ना तो दे सकते हैं और ना किसी बॉडी में से निकाल सकते हैं, तो पहले दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे रोड को फिर तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचा, हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया। जितना नेगेटिव चार्ज आप रिमूव करोगे उतना पॉजिटिव चार्ज उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज स्मॉल क्वेश्चन जस्ट टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन। कह रहे हैं एक बॉडी है, उसमें N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 प्रोटॉन्स हैं, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन बने आ सकते हैं सीबीएसई 1 मार्क क्वेश्चन में। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं तुम लोगों को, और पीएसईबी के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं वो आएंगे। देखिए, आप हज़ारों क्वेश्चन कर लो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। हज़ारों क्वेश्चन करने के बाद भी प्रोबेबिलिटी है कि जो एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है वो आपको आ जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत आसान है, N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो चार्ज है वो होगा -N1 टाइम्स E, और N2 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हो जाएगा +N2 टाइम्स E। सीधी सीधी बात है। टोटल चार्ज हम ऐड कर सकते हैं किसी भी बॉडी का, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, Q1 + Q2, तो आंसर आ जाएगा N2 - N1 × E। तो दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। अब यहाँ पे नंबर गिवन भी हो सकता है, जैसे मान लो बोला जाए कि 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁶ प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, E से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कह रहा है Q1 + Q2 0 है, इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब है जी, Q1 + Q2 0 है तो मतलब Q1 पॉजिटिव होगा अगर, तो फिर Q2 नेगेटिव होगा और बॉडी पे टोटल चार्ज 0 होगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, टोटल चार्ज 0 होगा। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का हमने यूनिट किया था, अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने हैं, ये उधर चला जाएगा Q1 Q2/f r²। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास चार्ज है। देखिए, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल, करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो चार्ज को हम A करंट इंटू टाइम, A × T लिखते हैं। ठीक है, तो A × T × A × T मल्टीप्लाई हो गए 2 बार तो स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो मास इज m, एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं mLT - 2, बहुत आसान है, और डिस्टेंस का स्क्वायर तो L2, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू A2 T2 m-1 L-3। देखिए यहाँ पे नीचे L3 हो गया, ऊपर जाके -3 हो गया, और T नीचे -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा m-1 L-3 T4 और A2। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, m is -1, L is -3, T⁴ एंड A⁴ 2। यहाँ पे जो पावर्स होती हैं दे आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ द गिवन क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे मास का डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट के लिए -1 है, लेंथ के डायमेंशंस -3 हैं, टाइम के डायमेंशंस 4 हैं, और करंट के 2 हैं। ठीक है, तो चलिए, तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड चार्जिंग प्रोसेस। कह रहे पॉलीथीन का पीस है, उसको हमने रब कर दिया वूल के साथ और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो आप क्यू लिख लेंगे 3 × 10⁻⁻7 कूलम। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, कितने ट्रांसफर हुए हैं, फ्रॉम विच टू विच, ये भी बताना है। देखो, पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन पे ट्रांसफर हुए हैं, मतलब वूल से पॉलीथीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, पहली बात। ठीक है, कितने गए हैं वो भी बताना है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वूल से पॉलीथीन की तरफ गए। अभी हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सीधा वही Q = NE।
इसका भी आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। n आपको निकालना है Q/E, Q इज -3 इंटू 10 टू द पावर -7, E इज -1.6 10 टू द पावर -19। इस फैक्टर को आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो, वूल से पॉलिथीन में मास भी ट्रांसफर हुआ है। यस, देखो ना इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ मास होता है। तो अगर मान लें यहाँ पे कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मास भी ट्रांसफर होगा डेल्टा m हो जाएगा n टाइम्स मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ये हमारा वूल था और ये हमारा पॉलिथीन था। तो यहाँ से ऐसे एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, एक और इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, एक और इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, तो यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, उतना मास बढ़ जाएगा। तो दिस विल बी द इंक्रीज इन मास, जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसका मास इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन मास ऑफ पॉलिथीन। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट है। चलो, तो n टाइम्स एम, तो n यहाँ से निकालना है ऊपर से और m से मल्टीप्लाई करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। इसको सॉल्व करके भी आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2 जिसका आंसर आपको बताना है, सेकेंड प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, दिस इज नाउ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें सीधा पहला क्वेश्चन है कि भाई हमें ग्राफ प्लॉट करना है f वर्सेस 1/r² में, और दो पेयर्स हमें दिए हुए हैं। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें हमें 1 कूलम और 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो Q1 Q2 भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², और हमें बनाना है ग्राफ F में और 1/r² में। तो दिस इज योर f एंड दिस इज 1/r²। तो यहां से, और हमें बनाना है ग्राफ f में और 1/r² में, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इधर f आ गया, इधर 1/r²। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, वो क्या करते हैं f और r² का ग्राफ बना देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट यहाँ पे उसने बोला है कि f वर्सेस 1/r² बनाइए, तो 1/r² के तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ ऐसा। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ऊपर बनेगा, इस पार्ट की स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट देखें कितना आएगा। इनका प्रोडक्ट आएगा Q1 Q2 इज इक्वल टू -6 कूलम स्क्वायर। और मतलब यहाँ पे फर्स्ट केस में प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इस केस में आ रहा था Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 कूलम स्क्वायर। अब ये स्लोप 2 कूलम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये -6 कूलम स्क्वायर। तो नेक्स्ट सेकंड केस में मैं यहीं पे बना रहा हूँ ग्राफ। सेकंड केस में ग्राफ ऐसा बनेगा, स्लोप थोड़ी सी और ज्यादा। देखो स्लोप इस एंगल से पता चलती है, आई होप आपको पता है, θ1 θ2। तो इस केस में स्लोप ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है, और नेगेटिव में बनेगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर आप रिपल्सिव फोर्स को ऊपर बना रहे हो तो दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ फोर्स विच इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये ग्राफ नीचे बनेगा और इसकी जो स्लोप होगी बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। वैसे मैं बता दूं इस ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2, इस फैक्टर के बराबर है। ठीक है, अब इसमें से आप कुछ भी चेंज करेंगे, अगर आप कोई चार्ज चेंज करेंगे तो स्लोप चेंज होगी। अगर आप K चेंज करेंगे, मान लो किसी मीडियम में लेके दोनों चार्जेस को, मीडियम में K लेट अस सपोज कम हो गया तो स्लोप कम हो जाएगी, और K अगर बढ़ गया तो स्लोप बढ़ जाएगी। तो ये स्लोप होती है इस ग्राफ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आप अभी ध्यान से बस कॉन्सेप्ट सुनिए, इनको समझिए, और याद कैसे रखना है आपको कॉपी पे ये सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको वैसे इस लेक्चर के PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जितने भी यहाँ न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। बट आप उनको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके जाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। 2 insulated charged copper spheres A and B having their centers separated by distance 50 centimeter. What is the mutual electrostatic repulsion if the charge on each of them is this? बस सिंपल फोर्स निकालनी है, रिपल्शन फोर्स निकालनी है। A की रेडियस और B की रेडियस ने बोला निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा लॉ है कूलम्स लॉ, वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और यहाँ वो कह रहा है कि हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं। अब स्फीयर को बच्चे हो सकता है पॉइंट चार्ज ना माने, तो उसने एक लाइन बोल दी। उसने बोला कि जो डिस्टेंस है ना दोनों स्फीयर्स में वो काफ़ी बड़ा है उसके साइज से।
तो मतलब वो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब 1/ε0 को ऐसे यूनिट्स में डायरेक्टली आप 9 × 10⁻9 पुट करेंगे। दोनों चार्जेस को आप यहाँ पुट करेंगे 6.5 10⁻⁻7 कूलम। अब ये भी ऐसे यूनिट्स में पुट किया, ये भी ऐसे यूनिट्स में पुट किया। चार्जेस का स्क्वायर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर है, लेकिन डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, इसको मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 × 10⁻2 1 सेंटीमीटर इज 10⁻2 मीटर, उसका स्क्वायर। तो ये वेक्टर बच्चों आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखते हैं किसके आंसर आते हैं मेरे पास, लेट अस सी। तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। मतलब जितना चार्ज पहले था हमने चार्ज डबल कर दिया और डिस्टेंस हाफ कर दिया, तब क्या होगी ये फोर्स, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये फोर्स जो आंसर आने वाला है ना उसको मैंने F माना हुआ है, ठीक है। अब हम इन टर्म्स ऑफ F निकाल लेते हैं क्योंकि इसका आंसर तो आपको बताना है मुझे ना। चलिए लेट अस सी अब क्या होता है। देखिए वो कह रहा है चार्जेस को हमने डबल कर दिया, मतलब अब जो नया वाला चार्ज है Q1 डैश वो 2Q1 है और जो Q2 डैश है वो भी 2Q2 है, डबल कर दिए दोनों चार्जेस। डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो जो R डैश है वो R/2 है। R डैश मतलब जो अभी न्यू डिस्टेंस है वो R/2 है। अब क्या आएगी फोर्स, बहुत आसान है, फॉर्मूला हमारा वही है F इज इक्वल टू K। अब लिखेंगे Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर। यहाँ F डैश लगा देते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। देखो Q1 डैश मतलब 2 टाइम्स Q1, यहाँ पे 2 टाइम्स Q2, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में R डैश का स्क्वायर मीन्स R/2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 4 का फैक्टर है, नीचे भी 4 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 16 टाइम्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये पुराने वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो मीन्स आंसर विल बी 16 टाइम्स F। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बिना वैल्यूज के। तो अगर आप चार्जेस को डबल करेंगे, डिस्टेंस को हाफ करेंगे, दिस विल बी द न्यू फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो आपको दो छोटे छोटे बॉल्स नजर आ रही हैं, थर्मोकोल की बॉल्स आपने देखी होंगी, उनको बोलते हैं पिथ बॉल्स। तो बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं और एक थ्रेड के साथ मैंने इनको बांधा हुआ है सेंटर से। अब बोला गया कि हमने क्या किया, इस बॉल को +2 कूलम चार्ज दे दिया लेट अस सपोज, और इसको +3 कूलम चार्ज दे दिया। और क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द थ्रेड, थ्रेड में टेंशन कितना आएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, जैसे ही देखो आप इनको चार्ज दोगे, दोनों पॉजिटिव बॉल्स है ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगी, और फाइनल सिचुएशन हमारी ये बन जाएगी जिसमें ये बॉल यहाँ पे रहेगी, ये बॉल कहीं यहाँ पे चली जाएगी, और जो थ्रेड है हमारा इस तरह से पूरी ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो एक फोर्स इधर लग गई F, एक फोर्स इधर लग गई F, दोनों फोर्सेस कूलम फोर्स के बराबर हैं, और इस धागे के अंदर टेंशन खिंचाव पैदा होगा। अब जितनी फोर्स F इधर लग रही है उतना T यहाँ बनेगा और उतना T यहाँ बनेगा, क्योंकि देखो ना ये रेस्ट पे है, फाइनली तो रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब नेट फोर्स 0 चाहिए। तो जितनी फोर्स F इधर लग रही है उतना धागे में खिंचाव है जो उसको उस तरफ खींच रहा है, और ऐसे ही इधर जितनी फोर्स लग रही है उतना ही धागे में टेंशन है जो इस बॉल को इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो T मतलब F के बराबर है, बस F कितना 9 × 10⁹ इंटू दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व कर ले, न्यूटन में आंसर आएगा क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर ऐसे यूनिट्स में गिवन थे, ठीक है जी। 4.5, तो ये हो गया 13.5 × 10⁹ न्यूटन। इतना टेंशन इस थ्रेड में आने वाला है, विच इज वेरी
लार्ज अमाउंट ऑफ टेंशन, ठीक है। तो इस तरह से के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये था धागे वाला क्वेश्चन। अब मान लो मैं इन दोनों बॉल्स को कुछ चार्ज देके टेबल के ऊपर रख देता हूं, तो जब हम बॉल्स को टेबल पे रखेंगे वो रिपेल करेंगी। अब वहां पे एक और फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उनको रोक सकती है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है कि हमने दो बॉडीज को चार्ज दिया, दो बॉल्स को चार्ज दिया, लेकिन वो टेबल के ऊपर किसी पोजीशन पे फिक्स्ड आ गई, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो। तो वो भी क्वेश्चन अभी आने वाला है। हाँ, ये वही क्वेश्चन है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं या दो बॉल्स हैं, मास है 5 ग्राम, चार्ज है 1 × 10⁻⁻7 कूलम, दे स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। तो ये एक टेबल है लाइक दिस, यहां पे दो बॉल्स हैं, पार्टिकल्स या बॉल्स, ठीक है, और इन दोनों बॉल्स के ऊपर चार्ज है 1 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। इनका मास है 5 ग्राम। तो देखो यहां पे नीचे की तरफ इनका वेट लगेगा mg, ऐसे वेट लगेगा, और इधर लगेगी कूलम फोर्स F, ठीक है। और डिस्टेंस भी गिवन है, सेपरेशन गिवन है, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना लेना पहला अच्छा सा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, क्योंकि ये वो बोल रहा है कि दे आर स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में ये बोल रहा है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, मतलब मूव नहीं कर रही वो। तो कौन रोक रहा है इनको? कोई है रोकने वाला? है, फ्रिक्शन फोर्स है टेबल के साथ, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल f, इसको भी कौन रोक रहा है? स्मॉल f। मतलब जो कूलम फोर्स है अब फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगी। लास्ट केस में टेंशन के बराबर थी, अब कूलम फोर्स फ्रिक्शन के बराबर आ गई। और कूलम फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। कूलम फोर्स का फॉर्मूला है F = K Q1 Q2/r²। K is 9 × 10⁹, Q1 Q2 मतलब 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 9 × 10⁹ × 10⁻⁻14। तो डिनोमिनेटर में 10⁻⁻1 बचा, उसका स्क्वायर 10⁻⁻2 हो गया, ऊपर चला गया 10⁻2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ बचा -12, ये है 9, सॉल्व किया 9 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये फोर्स इनमें लग रही है। अब इसी फोर्स को किसने बैलेंस करना? फ्रिक्शन ने। मतलब यहां पे अगर आपको पूछा जाता व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कूलम फोर्स F 9 × 10⁻³ न्यूटन। ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन यहां पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको +1 में जाना पड़ेगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन ये टेबल से ऊपर की तरफ लगती है, हमेशा बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर लगती है, तो यहाँ ऊपर की तरफ लगेगी, इस पे भी ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन आप डायग्राम देखिए r mg के बराबर है यहाँ पे, तो हेयर r = mg। इसको यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा μmg। तो अब आपको क्या करना है? अब म्यू फाइंड करना है ना, मास आपको पता है, g हमें पता है, तो वी विल राइट दिस फोर्स जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। तो म्यू निकालना है 9 × 10⁻³ डिवाइड बाई m विच इज 5 ग्राम। तो ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे ना, तो 10⁻³ आएगा, और g हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये कट गया, यहाँ पे आंसर इज 9/50, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। देखो पहले हमने दो बॉल्स को थ्रेड से बांधा, टेंशन फोर्स आ गई, टेबल पे रखा, फ्रिक्शन फोर्स आ गई। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि भाई एक बॉडी को हमने चार्ज Q दिया, टोटल चार्ज मेरे पास Q है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। Q को डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में बांटना है, लेकिन ऐसे बांटना है कि फोर्स उनमें मैक्सिमम लगे। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट्स? पहली बॉडी पे और दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज होगा
सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम, मतलब फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। देखिए मैं मान लेता हूं कि इस कैपिटल क्यू चार्ज में से मैंने स्मॉल क्यू चार्ज इसको दे दिया, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा क्यू माइनस स्मॉल क्यू, सीधी सीधी बात है ना। टोटल आपके पास 10 कूलम चार्ज है। लेट अस सपोज मैंने 2 कूलम एक बॉडी को दे दिया, 8 कूलम दूसरी को चला जाएगा। चलिए तो मैंने एक बॉडी को क्यू मान लिया, लेट क्यू इज गिवन टू फर्स्ट बॉडी एंड क्यू माइनस क्यू विल बी द चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी। तो फिर इनके बीच में फोर्स क्या होगी, उस फोर्स को हम लिखने के लिए डिस्टेंस आर मान लेते हैं यहाँ पे, और फोर्स होगी के पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये स्मॉल क्यू का फंक्शन है, स्मॉल क्यू यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि वो तो मैंने माना ना कि लेट अस सपोज मैंने स्मॉल क्यू चार्ज बॉडी को दे दिया। अब क्वेश्चन यही है कि स्मॉल क्यू कितना दे कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे क्या फंडा लगता है, हम एफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू टू फाइंड क्यू so that f is maximum, ये ज्यादा से ज्यादा हो। क्या करेंगे, हम f को विद रिस्पेक्ट टू छोटा q डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। ये मैक्सिमम इनमें में पढ़ाया जाता है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसी पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू, उसको डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। देखो k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ना तो मैं r चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, और k वैसे ही कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। और डिफरेंशिएट सिर्फ ये वाला फैक्टर होगा, तो हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, d बाई डी क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये टर्म्स तो 0 हो गई नीचे जाके, सिंपली क्या बचा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, इसको विद रिस्पेक्ट टू छोटा क्यू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कैपिटल क्यू बचेगा माइनस 2q बचेगा। आई होप आपको डिफरेंशिएशन आती है। देखिए किसी कांस्टेंट के साथ x लगा हुआ है और हम d बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास a बचता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, a इज कांस्टेंट, वही सेम है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू q कर रहे हैं तो कैपिटल Q बचा। और q स्क्वायर का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या x रेज टू पावर n का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, n जो है वो आगे आ जाता है, n आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1 बन जाती है। यहाँ पे पावर 2 थी तो 2 आगे आ गया, 2q पावर बन गई 1, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से छोटा q आ जाएगा कैपिटल Q बाई 2, मतलब पहली बॉडी को चार्ज देना पड़ेगा Q बाई 2, बाकी जो बचेगा दूसरी बॉडी को देना पड़ेगा, वो भी Q बाई 2 बचेगा। जब भी हम चार्ज को हाफ हाफ डिवाइड कर दें दो ऑब्जेक्ट्स पे, देन द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाँ, ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन। इसमें हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कह रहा फर्स्ट चार्ज जो है वो 132 पॉइंट पे लगा हुआ है और सेकंड चार्ज 351 पॉइंट पे है। हमें निकालनी है फोर्स ऑन बोथ ऑफ देम। तो पहले फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला। जब आप 1 2 करेंगे तो पहले 1 लिखना है, बाद में 2 लिखना है। और अगर आप ये फोर्स निकाल लेंगे तो F21 फिर उसके माइनस के बराबर होती है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में स्टडी किया है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा कैसे ड्राइव होता है ये फॉर्मूला, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में है ये वाला लेक्चर। ओके, अब यहाँ पे R1 वेक्टर R2 वेक्टर चाहिए। तो R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज, जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब कोऑर्डिनेट से वेक्टर कैसे लिखा जाता है, 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, तो ऐसे लिखा जाता है। x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है। तो लिखा जाता है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। मीटर साथ में लिखेंगे क्योंकि ऐसे यूनिट्स में है। R2 वेक्टर दूसरे का पोजीशन वेक्टर देखो सीधा लिख सकते हो अभी आप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप मीटर। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा पोजीशन वेक्टर आ गया। हमें चाहिए R1 माइनस R2।
तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जस्ट कंपोनेंट में से कंपोनेंट्स को माइनस कर दो। जैसे ये x कंपोनेंट 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 माइनस 3 करेंगे माइनस 2i कैप आएगा, 3 माइनस 5 करेंगे माइनस 2j कैप आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे प्लस k कैप आएगा। दिस इज R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड के भी बराबर होता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि देखो ये है हमारा R वेक्टर और ये है हमारा माइनस R वेक्टर, लेंथ दोनों की सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो लेंथ अगर दोनों की सेम है मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो हम R2 माइनस R1 फाइंड करना चाहते हैं तो वी कैन डू अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अगेन प्लस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9 विच इज 3 मीटर। तो ये भी आपके पास आ गया, ठीक है, R2 माइनस R1। अब सब कुछ आपको यहाँ पे पुट करना है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। वैल्यूज देखिए यहाँ पे पुट करेंगे विद डिफरेंट कलर। तो F12 वेक्टर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। मैंने आपको बताया था यहाँ पे चार्जेस प्रॉपर साइन के साथ पुट करने हैं। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पुट करोगे, एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में साइन जरूर पुट करना है, साइन मत छोड़ देना नहीं तो डायरेक्शन गलत आ जाएगी। Q1 Q2 दोनों चार्जेस 5 इंटू 3 15 हो गया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। R1 माइनस R2, ये जो डिफरेंस है दोनों पोजीशन वेक्टर्स का यहाँ आपके सामने कैलकुलेटेड है, इसको एज इट इज पुट करेंगे माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये सारा कुछ पुट कर दिया। डिवाइड बाय R2 माइनस R1 मोड का क्यूब, है ना, तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस सी, ये 5 पे चला गया, ये 3 पे चला गया और ये 3 एक और कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व किया, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का फैक्टर आ गया और इसके साथ माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अभी ये फोर्स है तो इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन। बहुत सारे बच्चे ना यूनिट निकला भूल जाते हैं लास्ट में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करोगे, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूटन में फोर्स आएगी। नाउ व्हाट इज F21 वेक्टर? देखो F21 वेक्टर इज माइनस ऑफ F12 वेक्टर, जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है, तो वो आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो जो हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था ये उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं और इस फॉर्मूले में चार्जेस को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। ओके, तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे एक बॉल है छोटी सी थर्मोकोल की, पिथ बॉल बोलते हैं उसको, उसका मास गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 किलोग्राम, ठीक है। तो हेयर वी हैव ए बॉल ए, इसका जो मास है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 kg। इट कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर चार्ज है Q विच इज 5 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है, ये याद रखना, 1 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ चार्ज ऑन अनदर पिथ बॉल। एक और बॉल है B ऑफ सेम मास, उसका मास A जैसा है, हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिथ बॉल A। तो इसके ऊपर एक और बॉल है B, बिल्कुल इसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर, मतलब अगर हम दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे पिथ बॉल B है, इसके ऊपर चार्ज पूछा गया है, उसका साइन पूछा गया है, सो दैट कि यहाँ पे स्टेशनरी रहे, ठीक है। अगर हम हवा में किसी बॉल को ऐसे रख दें और छोड़ दें तो वो गिर जाएगी नीचे, आपको पता है क्यों गिरती है, वेट के कारण। तो इस बॉल का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और मास यहाँ पे A बॉल जितना ही हमें गिवन है, तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर हमें अब चार्ज रखना है, इतना चार्ज रखना है कि ये बॉल नीचे ना गिरे, मतलब ये जो वेट इसको नीचे लेके आ रहा है हमें इस वेट को बैलेंस करना है, मतलब जितनी ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उतनी ही ऊपर की तरफ फोर्स लगानी है। अब वो फोर्स कौन लगाएगा,
ये दूसरी बॉल लगाएगी, दूसरी बॉल के ऊपर चार्ज है, उतना ही सेम साइन का चार्ज, अगर वहां पॉजिटिव है इसको भी पॉजिटिव देना है क्योंकि हम रिपेल करना चाहते हैं, तो उतना ही सेम तरह का चार्ज हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं Q और वो पॉजिटिव है और हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, जब आप इसको चार्ज दोगे कि ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगी विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट। जब ऐसा हो जाएगा तो ये वाली बॉल स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम होता है स्टेशनरी जब कोई चीज होती है, जब नेट फोर्स 0 होती है, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल B we require electrostatic force acting on ball B is equal to its weight। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4πε0। एक चार्ज Q है जो हमें फाइंड करना है, दूसरा चार्ज हमें पता है 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दे रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर स्टेशनरी रखना हमें, तो डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम फोर्स का फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल, मास उसका है 9 × 10⁻5 इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी आप 10 लेके चल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ से Q निकालना है, तो इस फैक्टर की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q, अच्छा इंटू 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻4 इज इक्वल टू 9 × 10⁻4। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻3 का फैक्टर यहाँ से आ रहा है 5 × 10⁻3 और वो नीचे कट जाएगा 10⁻3, ऊपर जाके ये 10⁻4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/4 का फैक्टर आ गया इंटू 10⁻3 आ गया, 10⁻4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10⁻4 और यहाँ एक Q का फैक्टर है। तो हमें Q निकालना है, Q इधर रहने देंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। तो यहाँ Q आ जाएगा बच्चों 4/5 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 10⁻11 कूलम। तो इतना चार्ज चाहिए और पॉजिटिव चार्ज चाहिए दूसरी बॉल पे, ताकि जो इसका वेट है उसको हम बैलेंस कर सकें कूलम फोर्स से। ठीक है, दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप अच्छे वाले क्वेश्चंस भी हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट जेईई मेंस में भी ये सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जस्ट ये वाली वीडियो के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं जेईई मेंस और नीट के अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मेंशन होगा थंबनेल के ऊपर कि ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो जेईई नीट के बच्चों के लिए ज़रूरी है। बाकी बोर्ड्स वाले बच्चे उसको स्किप कर सकते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m, charge minus q, is moving around a charge capital Q along a circular path। तो यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है, इसके अराउंड कह रहे एक और चार्ज है विच इज माइनस Q। इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस कैपिटल Q along the circular path of radius small r। हमें इस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है माइनस Q की, हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है कि कितने टाइम बाद चक्कर पूरा करेगा, और हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब भी कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड या किसी सेंटर के अराउंड सर्कुलर मोशन में होता है तो वहाँ पे एक नेसेसरी फोर्स होती है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप बच्चों को याद होगा, +1 में किया होता है mv²/r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट एजेंट्स। जैसे मान लो आपने सड़क पे मोड़ काटा, ऐसे टर्न लिया, उस टाइम पे आपके टायर्स में जो फ्रिक्शन लग रही होती है वो इस फोर्स को प्रोवाइड करती है। आपने धागे के साथ एक स्टोन बांध लिया, उसको घुमा रहे हो सर्कुलर पाथ में, तो उस थ्रेड में जो टेंशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है वहां पे। अगर हमारी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, आपको पता है वो जो सर्कुलर पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, वहां पर भी एक फोर्स है जिसने अर्थ को सन के साथ बाउंड किया हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड होती है। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल्स हैं,
इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के अंदर कूलम फोर्स लग रही होगी, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम फोर्स से मिलेगी हमें, ठीक है। तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी mv स्क्वायर बाय r एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्स फोर्स विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q into small q divided by distance square। तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह की इक्वेशन आपने पहले भी देखी होगी। अब बच्चों यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं पुट किया सर? बच्चे माइनस साइन डायरेक्शन बताता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे जब माइनस लगा दिया मतलब सिर्फ डायरेक्शन का पता चलेगा माइनस से, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है फोर्स का, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तभी वो सर्कुलर पाथ वहां पे बन रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है, तो वी कैन फाइंड स्पीड। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और स्पीड v स्क्वायर विल बी कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, नीचे चला गया r, ठीक है। और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस फैक्टर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। नाउ टाइम पीरियड होता है, अगर यहां से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, पूरा चक्कर किया उसने, कितने टाइम में किया? तो टाइम पीरियड मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइड बाय स्पीड। सीधी सीधी बात है ना। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के बराबर। देखो यहाँ से शुरू हुआ, से घूम के आया तो ये पूरी सर्कमफ्रेंस आएगी ना, और डिवाइड बाय स्पीड आपने यहाँ v फाइंड किया है। जस्ट ये वाला v यहाँ पे पुट कर दो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 2 पाई r डिवाइड बाय q कैपिटल Q अंडर रूट नीचे आ जाएगा, और बाकी सारा फैक्टर ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। दिस इज टाइम पीरियड। और नेक्स्ट है ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ डिफरेंट कलर से। ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल T। तो अगर मैं 2 पाई से इस पूरे फैक्टर को, ये T है, डिवाइड कर दूं, आई विल गेट ओमेगा। वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ओमेगा फाइंड कर लीजिए। जस्ट 2 पाई से इस पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड कर दीजिए। दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलिए तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is our next question. Two charged particles Q1 and Q2 are placed in vacuum at distance r. दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको वैक्यूम में रख लेते हैं डिस्टेंस r पे। चलो जी, वैक्यूम में डिस्टेंस r पे रख लिया। उनके बीच में कह रहा फोर्स लग रही है F। तो वो F का फॉर्मूला तो मुझे पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, बाद में काम आएगा। बताई हुई है फोर्स F लग रही है। व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन देम? हमें डिस्टेंस निकालना है, उनके बीच में कितना होगा, x मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब उनको किसी लिक्विड में ले गए, एंड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम रिमेन सेम, और फोर्स ना चेंज हो। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में ले जाते हैं, फोर्स कम हो जाती है। जैसे वाटर में ले गए तो फोर्स 81 से डिवाइड हो जाती है, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हम किसी लिक्विड में ले गए, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैपिटल K मान लेते हैं, और हम चाहते हैं कि फोर्स सेम रहे। ये कैसे हो सकता है? देखो जो फोर्स है वो एक तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस पर डिपेंड करती है, दूसरी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, हम उतना डिस्टेंस भी चेंज कर देंगे, सो दैट फोर्स रिमेन सेम। लेट अस सी कैसे होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए हम चाहते हैं कि मीडियम के अंदर भी जाके सेम फोर्स लगे F, लेकिन मीडियम के अंदर हम अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, चार्जेस दोनों सेम Q1 Q2, डिस्टेंस का स्क्वायर। हमें यहाँ पे डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, आर जो डिस्टेंस था वो वैक्यूम के अंदर था, मीडियम के अंदर ये डिस्टेंस हम एक्स का स्क्वायर मान लेते हैं। अब ये वाली फोर्स इक्वेशन 2 वाली और इक्वेशन 1 वाली दोनों सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो कह रहा है सेम फोर्स लगनी चाहिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x फाइंड करना है। यहाँ पे चार्जेस सेम कट गए, 4 पाई भी सेम, एप्सिलॉन नॉट भी कट गया, एवरीथिंग गेट कैंसल्ड। एक्स स्क्वायर इंटू K इज आर स्क्वायर। आई वॉन्ट x इज आर स्क्वायर बाय K अंडर रूट, तो x आ जाएगा r बाय अंडर रूट K। अगर मैं इतना डिस्टेंस कर दूंगा दोनों पार्टिकल्स के बीच में, r मुझे पहले से पता है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस लिक्विड का।
अगर हम इतना डिस्टेंस कर देंगे पार्टिकल्स का तो वापस से उतनी ही फोर्स लगने लग जाएगी जितनी पहले लग रही थी वैक्यूम में। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम डिस्टेंस को चेंज करके सेम फोर्स वापस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें 2 पॉइंट चार्जेस का सम दे रखा है 7 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 हमें दे रखा है 7 माइक्रोकूलम, मतलब 7 × 10⁻⁻6 कूलम। दे रिपेल ईच अदर विद 1 न्यूटन फोर्स। उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन है। दे आर केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और उसको हम मीटर्स में चेंज करेंगे तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यहां से हम सॉल्व करेंगे। दिस फोर्स इज गिवन एज 1, तो इसको 1 लिख देंगे हम, और ये फैक्टर आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। ये फैक्टर उधर चला जाएगा तो बनेगा 900। ये 30 का स्क्वायर किया 900 × 10⁻⁻4। तो यहाँ से एक 9 यहाँ कैंसिल होगा, 1 10⁻2 बचा यहाँ पे। ये -4 है ना, ये 10⁻2 है तो 10⁻2 बचा, और ये वाला फैक्टर भी नीचे चला जाएगा। तो Q1 Q2 इज 10⁻2, नीचे चला गया 10⁻9, सॉल्व किया 10⁻11। ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, ये काम आएगी आगे जाके। एक हमारे पास आ गया जी कि दोनों चार्जेस का सम 7 × 10⁻6 कूलम है और दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। यहाँ कूलम स्क्वायर होते हैं वैसे यूनिट्स। चलिए नाउ कैसे सॉल्व करें, हमें निकालना है Q1 और Q2 अलग से निकालना है। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q1 - Q2 होल स्क्वायर इज Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो देखना मैं यहाँ पे प्लस 2Q1 Q2 खुद से कर रहा हूँ, माइनस 2Q1 Q2 खुद से किया मैंने, और एक ये है माइनस 2Q1 Q2। अब इन टर्म्स को कंबाइन कर लें अगर इन टर्म्स को, तो ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ऐसे बोलते हैं स्क्वायर कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, और ये जो दोनों टर्म्स हैं आपस में ऐड होके -4Q1 Q2। अब देखिए Q1 Q2 है मेरे पास, Q1 प्लस Q2 भी है, बहुत अच्छी बात हो गई। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 इज 7, तो ये बन गया 49 × 10⁻12 स्क्वायर कर दिया मैंने, -4 Q1 Q2 इज 10⁻11। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इसको आप लिख सकते हो 40 × 10⁻12, 49 × 10⁻12 माइनस 40 × 10⁻12। अब आप माइनस कर सकते हो 9 × 10⁻12। ये क्या आया मेरे पास, ये आया Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज Q1 - Q2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे ना ऐसे पार्टीशन है, पार्टीशन देख लेना, कंफ्यूज ना होना। अच्छा चलो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो Q1 - Q2 is square root of this which is 3 into 10⁻6 माइक्रोकूलम, -6 कूलम, माइक्रो नहीं, वो 10⁻6 तो पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस का डिफरेंस इतना है और सम इतना है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो जब आप ऐड करोगे Q2 से Q2 कटेगा, 2Q1 विल बी 10 × 10⁻6 कूलम, वहां से Q1 आएगा 5 माइक्रोकूलम। तो एक चार्ज मिल गया 5 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज तो आपके सामने ही है। फिर अगर ये 5 माइक्रोकूलम है, दोनों का सम 7 माइक्रोकूलम था, तो इसका मतलब जो Q2 चार्ज है, थोड़ा नीचे करते हैं स्क्रीन को, तो Q2 चार्ज जो है बच्चों वो है 2 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज का सम है और कोई दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, ये
और ये सम और प्रोडक्ट, और आप उनको फाइंड करना चाहते हैं तो आपको उन दोनों क्वांटिटीज के डिफरेंस का स्क्वायर लिखना है और उस स्क्वायर को कंप्लीट करके सम दोनों क्वांटिटीज के सम का स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर, और एक प्रोडक्ट वाली टर्म आ जाएगी, वहां पे वैल्यूज पुट करके आप उनको फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस कूलम्स लॉ, चार्जिंग प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड थे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा सा बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी एक सिंगल चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रही है उसको फाइंड करने के काम आएगा। मतलब सीधे शब्दों में नेट फोर्स फाइंड करने के काम आएगा। नेट फोर्स समझते हो, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने इधर से खींचा, आपने इधर से खींचा, हम दोनों के फ्रेंड ने इधर खींचा, तो ये पेन किधर जाएगा, नेट फोर्स किधर लगेगी, वो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट लेक्चर इस प्रिंसिपल से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद इसी के ऊपर बेस्ड कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मिला के जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि चार्जेस को स्टेशनरी कैसे करना है। देखो 2-3 चार्जेस आसपास पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं उन सब पे नेट फोर्स 0 लगे, कहीं ना जाएं, वो एक दूसरे की फोर्सेस आपस में ही कैंसिल हो जाएं, तो वो कैसे होगा। और इसी तरह से हम 2 थ्रेड्स के साथ चार्जेस को सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंडेड चार्जेस का इक्विलिब्रियम वो भी स्टडी करेंगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और बड़े ध्यान से नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी बोर्ड्स के लिए होगा, उससे नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ IIT JEE की प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।